जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पीएमसी ने अपना पहला सैंपल टेस्ट अपलोड कर दिया है तमाम सब्जेक्ट्स का। तो मैं उसी पीएमसी के जो सैंपल टेस्ट को अपलोड किया गया है उसकी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ और फिर एंड में ये भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आए हैं और इससे हम क्या आइडिया दे सकते हैं कि जो पीएमसी का केमिस्ट्री का एंट्री टेस्ट का पेपर आएगा उसमें कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से कितने कितने एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि आपके पास रजिस्टर हो चुके हैं। आप अपनी आईडी में लॉगिन करें, आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं कि एमसीक्यूज़ क्या हैं, कहाँ से आए हैं और उनका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इनको ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला एमसीक्यूज़ है द टर्म विच शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज। इसका सिंपल सा आंसर है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री भी कह सकते हैं आप इसे। ये चैप्टर नंबर 1 में बुक की लाइन है, स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन है आपके पास फर्स्ट ईयर से। ठीक है। उसके बाद है कि इन द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस। कि जब हम बर्निंग करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो कौन सी चीज़ एक्सेस में होती है। तो इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस लगा देंगे। ऑल ऑफ दिस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास एक्सेस में हो, ना फ्यूल का ज़रूरी है कि वो एक्सेस में हो। हाँ, बर्निंग के लिए एक चीज़ का ज़रूरी है वो एक्सेस में हो और वो है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वुड बी। देखें, ये आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है कि अगर वो कह रहा है कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो जीरो है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी। देखिए, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर एक वैल्यू मैक्सिमम है तो दूसरी मिनिमम है, और अगर एक वैल्यू मिनिमम है तो दूसरी क्या होगी? मैक्सिमम। अब मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो जीरो है, इसका मतलब है जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे? इन्फिनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिट। वन नहीं होगा, क्योंकि वन छोटी वैल्यू है। इन्फिनिट बहुत ज़्यादा है। जैसे जीरो का कोई एंड नहीं है, जीरो इज जीरो, देन इन्फिनिट इज इन्फिनिट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके। तो इस तरह से आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? इन्फिनिट। तो ये भी बेसिकली सिंपल सी बात है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन द डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव रेज मूव इन विच डायरेक्शन। देखें, पॉजिटिव रेज है वो नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगी, तो नेगेटिव साइड कौन सी होती है? कैथोड। तो दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ओके। और अगर यहाँ पे नेगेटिव रेज होती तो वो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, और पॉजिटिव क्या होता है? दैट विल बी एनोड। तो इसका आंसर क्या होगा? कैथोड। नेक्स्ट आपके पास के द यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज बाय द मेट्रियोलॉजिस्ट, दैट इज मिलीबार। चैप्टर नंबर 3 है ये, गैसेस, और उसमें यूनिट्स ऑफ प्रेशर में लास्ट लाइन है, और ये बुक की लाइन है आपके पास के मिलीबार यूज किया जाता है आपके पास। ओके। नेक्स्ट इज द इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इट बिलोंग्स टू। देखो, यहीं पे आंसर आ जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस मतलब इनमें रिलेशनशिप है, तो सिंपल आंसर आ जाता है कि बॉयल्स लॉ। क्योंकि बॉयल्स लॉ ही वो लॉ है जो हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट आपके पास है कि ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर द बॉयल्स लॉ वेरिफिकेशन द कर्व इज ऑब्टेन। देखिए, आपने पूरे चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक ही कर्व पढ़ी है, वो कौन सी है? आइसोथर्म। ठीक है ना? द कर्व, ये बॉयल्स लॉ की कर्व होती है। ठीक है, आइसोथर्म। बाकी तो आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए आप वो लगाएंगे भी नहीं आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है ऑल द हेलोजेंस आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं? सारे नॉन पोलर हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्टिव हैं कुछ, नॉन रिएक्टिव हैं, और पोलर नहीं होते कोई भी, तो ये नॉन पोलर इसका सबसे अच्छा आंसर होगा। ओके। सोडियम मेटल शोज मेटेलिक क्लस्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय। मेटेलिक क्लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस जो किसी मेटल की शो होती है, वो कैसे होती है? कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन जाएं, अगर एक ऑर्बिट से ऊपर या नीचे आए तो फिर आपके पास क्या होते हैं? कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से मेटल जो होता है वो लस्ट्रस अपीयरेंस शो करता है, मतलब शाइनी अपीयरेंस शो करता है। तो इसका आंसर होगा ओसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज है, मतलब जो आसानी से इजीली मतलब ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, मतलब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कर सकते हैं, तो वो आपके पास इनकी वजह से मेटालिक क्लस्टर होता है। सोडियम की डिफ्यूजन कोई बनता ही नहीं है तो किसका? और स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लेटेस्ट, ये कोई इसका मतलब रिलेटेड ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए इसने डाल दिया एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन्स। याद रखिएगा, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, प्रोटॉन्स की कोई एक्साइटेशन नहीं होती। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आगे चैप्टर 10 से
विच वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, आयन सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स, हाई वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। गुड कंडक्टिविटी नहीं, गुड कंडक्टर ये तब है जब इसको हम किसी चीज़ में डिजोल्व कर दें या फिर इनको मोल्टन स्टेट में लें, वरना ये गुड कंडक्टर नहीं है, दे आर वेरी बैड कंडक्टर। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इनका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, फिर क्या बच जाता है, सोलबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयन्स हैं, तो जब आप किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर उनको ऐड करोगे तो वो फ़ौरन से डिजोल्व हो जाएंगे, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ मेटल एटम्स द स्पेस इज ऑक्युपाइड इज, ये बेसिकली ये बुक की लाइन है, चैप्टर नंबर 4 सॉलिड से आया है कि उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जो पैकिंग होती है, जो स्पेस ऑक्युपाई होती है वो 74% है, तो बाकी जो 26% है उन्हें आप इंटरस्टिशियस या वॉइड्स कहते हैं, ये बुक की लाइन है, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि ये आपके पास उन्होंने HCl के दरमियान बॉन्डिंग दिखाई है, तो कहा है कि ये कौन सी बॉन्डिंग है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त है क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये होना चाहिए, इनके अलावा कुछ भी है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जरूर हो सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस तो बन ही नहीं सकती क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ये हैं, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो इंड्यूस डाइपोल है इसमें एक पोलर दूसरा नॉन पोलर होता है और लंदन में दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, sp2 होती है किस पे, ग्रेफाइट में, जो डायमंड की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो इसका आंसर sp3 है, बुक की लाइन है ये भी। A reaction with a tendency of occurring in forward and backward reaction is called reversible reaction, सिंपल है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं कह सकते, याद रखिएगा मल्टी डायरेक्शन से मुराद ये है कि फॉरवर्ड रिवर्स नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो रिवर्सिबल इसका सही आंसर होगा, बुक की लाइन है वैसे अभी। द रेट ऑफ रिएक्शन, देखें जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वक्त के साथ बढ़ता नहीं है, कम होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके पास चेंज होती रहती है, कम होती रहती है रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी लिहाज से फिर कम होता रहता है, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, और ये भी बुक की लाइन ही है, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर 11 से आया है, जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। आगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हेल्प्स इन डिजाइनिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज, देखें हमें स्लो प्रोसेस नहीं चाहिए इंडस्ट्री में, हमें इससे भी गर्ज नहीं है कि फ़ौरन से कंप्लीट हो जाए, हमें इससे गर्ज है कि अच्छी यील्ड आए और हमारे पैसे कम लगे, इकोनॉमिकल हो, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा इकोनॉमिकल। यहाँ पे एक और चीज़ भी आ सकती है गुड यील्ड, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इकोनॉमिकल इज़ द बेस्ट वन यहाँ। 17 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, इतना आसान है। गिवन टेम्परेचर गिवन प्रेशर पे कोई आप नहीं कह सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंटेनियस है, तो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। 18 है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, के एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जारी सी बात रिलीज होती है, कहाँ जाती है हीट, गिवन आउट टू द सराउंडिंग, सिस्टम से निकल के सराउंडिंग की तरफ जाती है, तो ये आपके पास ये हो गया, ये आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री से आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ये बुक की लाइन्स हैं, डेफिनेशन है सिंपल सी। 20 MCQs है, हीट इज एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ये फ्लो करती है, और वो किसके अक्रॉस फ्लो करती है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जिस पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग मिल रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 से कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, ये उसकी डेफिनेशन है, बुक की लाइन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि वेयर द अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्स द स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ, ये बुक की लाइन है चैप्टर नंबर 5 से 75.4 पिकोमीटर, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन को शो करना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं किया गया, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें इन्होंने ना यहाँ पे 8.00 PM कर दिया, तो ये ऑप्शन ही गलत है एक तरह से, तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं आपको, शायद यहाँ पे मैं अगर लिख देता 75.4 PM, लेकिन PM कैपिटल में लिख देता तो गलत था, क्योंकि ये पिकोमीटर नहीं है, ये कुछ और है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाउ मच हाइड्रोजन एटम अप्रोचेज ईच अदर व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, देखें हाइड्रोजन एटम जब अप्रोच करेंगे दो ही करेंगे, क्योंकि वो आपस में ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन एटम आपस में अप्रोच करते हैं और H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं,
ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि इन पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम, देखें आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है, सिंपल है। और ग्रुप वन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल, ग्रुप टू वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक इन नेचर, तो नॉन मेटेलिक नेचर का कौन सा होता है, यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, आप लगा लें बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन नॉन मेटेलिक है, बाकी सारे मेटेलिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं या कॉइनेज एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो मतलब आयरन यहाँ पे कॉइनेज मेटल नहीं है, कॉइनेज एलिमेंट नहीं है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट से आया सेकेंड ईयर से। What are the interstitial compounds? सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेनिंग अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ HbCN। तो ये आपके पास क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आपको क्या है नहीं। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। द फार्मूला ऑफ एस्टर इज, एस्टर का फार्मूला क्या है, देखें ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। ठीक है, और ये है आपके पास एस्टर का फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये एस्टर का फार्मूला आपके पास है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विद 30 कार्बन एटम्स इज मोर देन 4 बिलियन। ये आपके पास आइसोमरिज्म टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 है, उसके लास्ट पे कुछ लाइन है, तो ये बुक की एक लाइन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट इज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक मतलब जिनके अंदर सिर्फ कार्बन है और एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो वो हमारे पास एलिसाइक्लिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज मीथेन गैस इज आल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस, कितनी दफ़ा आ चुका है, और ये सिंपल सा एक आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इफ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द चेन, द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। ये एक रूल है कि अगर एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, मतलब उसको लोअर नंबर देना आपने। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता कि ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन हायर नंबर, तो उसका उल्टा आंसर होना था हायर नंबर। ठीक हो गया, ये सिंपल सा रूल है, आप इसको देखते हैं। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑब्जेक्शन टू केकुले स्ट्रक्चर के केकुले ये नहीं बता पाया था कि सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन किस वजह से है, क्योंकि वो तो अनसैचुरेशन को डील कर रहा था, 3 डबल बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, तो ये नहीं बता पा रहा था कि सैचुरेटेड बिहेवियर बेंजीन का कैसा है, क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास दे रहा है। ठीक है, ये इंतहाई आसान अल्काइल हाइड से हम सीखो इन जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हाइड RX, जैसा कि अल्काइल हाइड का फार्मूला होता है RX। X से क्या मुराद है, X से मुराद हेलोजन है और R से मुराद अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सिंपल हेलोजन आ गया। व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो पहला रिएक्शन अगर देखें आप, या कोई भी रिएक्शन अगर आप देखें, तो एक बड़ा मशहूर वहाँ पे क्वेश्चन है ZnCl2, जिंक क्लोराइड यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन जब अगर आप ZnCl2 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हुए करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास अल्काइल हाइड के अंदर। अब आपके ज़हन में आएगा सर पिरीडीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो पिरीडीन क्यों नहीं यूज़ कर सकते। पिरीडीन दरअसल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा, पिरीडीन उस रिएक्शन के अंदर एज अ बेस काम कर रहा है, तो इसलिए पिरीडीन इज नॉट द राइट आंसर। जिंक क्लोराइड यहाँ पे एक कैटलिस्ट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड हम किसी सूरत यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। थायनल क्लोराइड जो है वो एक रीजेंट है, पिरीडीन बेस है, थायनल क्लोराइड रीजेंट है, सोडियम क्लोराइड एज अ साल्ट है, कुछ भी नहीं है इसका काम। जिंक क्लोराइड यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन दिखता है जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है। वैसे भी अगर आप लोकास्टस देखें तो उसमें से ZnCl2 जो है वो एज अ कैटलिस्ट ही यूज़ किया गया है और HCl के साथ रिएक्शन है आपके पास। आगे ये है कि CH3 CH2 CCl2 CH3 इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन उसके साथ तो 2 Cl लगे हुए हैं, इसका मतलब इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन टोटल है, सेकंड कार्बन पे 2 Cl लगे हैं, ये पहला कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ ये देखें Cl2, इस कार्बन के साथ 2 Cl2 लगे, 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसका आंसर 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन होगा। बड़े आसान से उन्होंने क्वेश्चन वैसे दिए हैं आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर बाय अल्काइल ग्रुप दैट इज अल्कोहल। सिंपल है, इंट्रोडक्शन है, शुरू में अल्कोहल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। द अल्कोहल इन विच कार्बन विच इज अटैच्ड टू द OH ग्रुप इज फर्दर अटैच्ड टू द 2 कार्बन एटम दैट इज सेकेंडरी। अगर 3 हो तो टर्शरी, और अगर OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच हो फर्दर 1 से अटैच है तो दैट विल बी
प्राइमरी। कहता है which of the following alcohol does not convert into carboxylic acid when reacted with K2Cr2O7। देखिए प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन हो सकती है उसकी और वो कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी भी हो सकता है। टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी था, शॉर्ट क्वेश्चन भी था। तो आपको मतलब यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ढूंढना है। तो ये वाला जो अल्कोहल है ये टर्शरी है। देखिए इसमें ये जो कार्बन है ना, इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, पीछे भी एक CH3 लगा हुआ, मतलब इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं और फिर OH के अटैच है, मतलब इसके ये टर्शरी अल्कोहल है। OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है, फर्दर 3 से अटैच है। तो इसके पास क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है अल्फा, तो ये कभी भी आपके पास ये रिएक्शन नहीं दे सकता ऑक्सीडेशन वाला, बल्कि ये बीटा एलिमिनेशन में चला जाएगा और अल्कीन बनाएगा। ये दे सकता है क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी दे सकता है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसका आंसर होगा ये। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी कैटालाइज्ड बाय एसिड एंड बेस, बहुत सिंपल सा है, एसिड और बेस दोनों एज अ कैटालिस्ट काम कर सकते हैं। Which of the following compound is present in the camphor and methone? ये चैप्टर नंबर 12 है, एल्डिहाइड्स और कीटोन। वहाँ के शुरू में सेकंड पेज पे आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लाइन है, तो ये होता ही है। तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है मैथोन। वैसे भी हमें पता चल जाता है ऑन से, ठीक है ना, ऑन किसके एंड पे आता है, कीटोन के एंड पे आता है ना। तो ये छोटे छोटे क्लूज है ना, ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। सियानोहाइड्रेट मतलब आपके पास जिनके अंदर CN ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, when reacted with mineral acid produce alpha hydroxy carboxylic acid। एडिशन ऑफ HCN में क्या बनता है, सियानोहाइड्रेट, उसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 12। या फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है। द कंपाउंड हैविंग COOH ग्रुप, आसान सा है, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसके कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेथनोइक एसिड इज द ओनली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में भी 2 OH होते हैं, COOH होते हैं, मतलब ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूटारिक भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और एडिपिक एसिड भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर हमें तो इसका फार्मूला नहीं आता ना, आए ये तो दिख रहा है मेथनोइक एसिड, ये तो मोनो है ना, तो ये आप इस तरह से करेंगे। Which type of carboxylic acid is produced from the hydrolysis of nitrile? बुक की लाइन है वैसे, नाइट्राइल की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, उसके अंदर एक कार्बन ज़्यादा होता है देन द स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि नाइट्राइल कैसे बनते हैं, जब हम CN ऐड करते हैं तो CN में कार्बन तो मतलब एक एडिशनल कार्बन हो जाता है जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, देखें ये गलत है, MCQ से लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, क्योंकि तमाम प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कंपल्सरी है, होता ही होता है। लेकिन सल्फर जो है वो तमाम प्रोटीन्स के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। लाइक सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, उसके अंदर सल्फर होता है, लेकिन सिर्फ 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, लेकिन बाकियों के अंदर नहीं होता। और अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं, तो तमाम प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन सल्फर तमाम प्रोटीन्स के अंदर नहीं होता। अगले 2 क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं, दैट आर फ्रॉम मैक्रोमोलेक्यूल्स, एंजाइम से हैं कि व्हिच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस। ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलेक्यूल्स एंजाइम के टॉपिक्स हैं, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपके पास, ये पढ़ जाता है अगर आपका जॉइंटिस वगैरह हुआ। मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन आर रिवर्सिबल, ज़्यादातर एंजाइम के रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस पेपर को देखकर हमें, देखिए इस साल क्योंकि हमें बताया तो नहीं गया PMC की तरफ से किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने MCQ बन देंगे, तो हम एक आइडिया ले लेते हैं कि इस पेपर को देख के PMC ने किस हिसाब से पेपर बनाया। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसी हिसाब से पेपर, मतलब यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल पेपर के अंदर रहेगी, ठीक है। तो चलें देखते हैं। तो अभी जो टेस्ट आपके साथ डिस्कस किया है मैंने, उसमें अगर देखा जाए तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वाले यूनिट से 2 MCQs दिए गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी 2, और थर्ड चैप्टर है आपका गैसेज वालों से 3 MCQs, लिक्विड से 2 और सॉलिड से 3। मतलब ये चैप्टर को फोर्थ वाला चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का है वो तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है, और उसमें से 8 MCQs दे दिए हैं, तो वेरी सरप्राइजिंग। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, उससे 3 MCQs दिए गए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 8 से 1 MCQs, केमिकल काइनेटिक्स से 3 MCQs, 11 चैप्टर है। थर्मोकेमिस्ट्री से भी 3 MCQs दिए गए हैं, ये आपके पास 7 चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 10 चैप्टर है उससे 2 MCQs दिए गए हैं, SOP ब्लॉक एलिमेंट से भी 2, ट्रांजिशन एलिमेंट से भी 2,
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3, और केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से 4, अल्काइल से 3, अल्कोहल फिनॉल से 3, एल्डिहाइड से 3, कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 और मैक्रोमोलेक्यूल से 3 एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो इससे हमें बस आइडिया मिल सकता है कि हमारे पास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन ये ऐसा है कि हर जो आपके पास पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है और आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इंशाल्लाह आगे फर्दर जो भी एमटीकैट की डिटेल्स होंगी और डिस्कशंस होंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं सारे नोट्स और जो मटीरियल शेयर करूँ, इंशाल्लाह वो आपके पास यूट्यूब चैनल पे आता जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो हमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको चीज़ समझ नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि फिर मैं उसको देख सकूँ। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।